हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मौर्योत्तर काल से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया। वो मैं विभिन्न सिविल सर्विसेज में जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने कराया था आपको घटना चक्र से। आज के क्लास में मैं आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन वो कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, बिम कन्फ्यूशस ने सिक्के पर किस हिंदू देवता का अंकन किया था? ऑप्शन में है शिव, विष्णु, कुबेर और गणेश। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका आया हुआ था यूपी जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी पीजीटी के एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसने सार्थवाह शब्द का प्रयुक्त किया था? तो वो उसमें था दामोदरपुर ताम्रलेख में। क्या यूज था? सार्थवाह। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगर प्रशासन में श्रेणी सार्थवाह की भूमिका का प्रचलन गुप्त काल एवं प्रतिहार काल में था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासकों से शीशे के सिक्के चलाए थे? मतलब निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? तो ये थे सातवाहन। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? तो यह प्राकृत। ऑप्शन ए। अगला है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है? तो बिम कर्डफिसस। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ? तो वे हुए थे मिनांडर। ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ है? तो ये शुंग वंश। ऑप्शन बी। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। लेकिन अंततोगत अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की और एक नवीन ब्राह्मण वंश अर्ध सातवाहन की नींव डाली। ठीक है। दिव्य वादन में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। थेरावली की रचना 14वीं सदी में जैन लेखक जो थे मेरु तुंग ने की थी। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है जिसमें पुष्यमित्र का उल्लेख है। ये सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी। ये भी आता है कि भूमि दान की सर्वप्रथम प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो सातवाहनों ने। अगला है शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग, अभी हम ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़े हैं। अधोलिखित में कौन योग सूत्र से रचयिता है? तो पतंजलि है योग सूत्र के। अगला है क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार हैं? तो पतंजलि है महाभाष्य के रचनाकार। देखो, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। अष्टाध्यायी किसकी रचना? पाणिनि की। संध्याकर नंदी ने रामचरित्र तथा पद्मगुप्त ने नव साहसांकचित की रचना की। रामचरित्र
के बंगाल के पाल वंश के शासक धर्म एवं तत्कालीन समाज का ज्ञान होता है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। महाकवि पंप ने विक्रमार्जुन विजय तथा रण गदा युद्ध की रचना की। वाक्यपति ने गौड़ बहों का तथा विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। अगला महाभाष्य के रचयिता थे, तो ये थे पतंजलि। 2 अश्वमेध निम्नलिखित किसने कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुआ था, तो शुंग वंश के शासन काल में मनुस्मृति। देखो, स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है, ठीक है, पूछेगा स्मृतियां क्या है, तो कानूनी ग्रंथ है। इनका संकलन विभिन्न कालों में हुआ है। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए मुंडन की प्रथा का उल्लेख है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भारुचि थे, ठीक है। अगला है याज्ञवल्क्य ने विधवाओं को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। नारद स्मृति गुप्त कालीन स्मृति है, जिसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, तो ये गार्गी संहिता, ठीक है। तो यवनों के आक्रमण का उल्लेख महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र में है, लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुंचने का उल्लेख केवल गार्गी संहिता में है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि यवन आक्रांता, साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज भी बोलते थे किसको, पाटलिपुत्र के निकट पहुंच गए थे, ठीक है। अगला है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों के साथ, ठीक है, और माध्यमिका को रौन डाला। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। अगला है मालविका अग्निमित्र नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है, तो शुंग वंश से संबंधित है। अगला है भागीले मुद्रा निम्नलिखित से प्राप्त है, तो नर्मदा से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने मातृसत्तात्मक है, तो यह है सातवाहन। अगला है क्वेश्चन नंबर, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, तो सातवाहन वंश का था। निम्नलिखित में कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पहलवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो यह है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था, तो ये थे नहपान। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक राजा था, तो ये था हाल, ऑप्शन सी। तो देखो, सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। यह प्राकृतिक भाषा में है।
तो ठीक है, गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत व्याकरण के लेखक शार्वर्मन ने कांत तंत्र की रचना की। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय का अनुष्ठान कराया। गिरनार शिलालेख संबंधित है, तो ये रुद्र दामन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? तो ये बनवाए थे हेलियोडोरस, ऑप्शन ए। अगला, निम्न में कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो बेसन नागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी। अगला है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ से। अगला है क्वेश्चन 28। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल से स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये तो भरहुत से, ऑप्शन ए। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख है? तो नंदो का, ऑप्शन ए। प्राचीनतम जल नहर प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे? तो गोंडो फर्नीस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो ये था हिप्पोट्रेटस, ठीक है। अगला है 32 हो गया। 30 इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। उत्तर भारत में हिप्पोट्रेटस अंतिम ग्रीक शासक था। यह भारत में थियोडेमस वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन उत्तर पश्चिम पंजाब और पुष्प कलावती पर था। अगला, बरामिहिर के होरा विषयक ज्ञान जिसका संबंध कुंडलियों से है के ऊपर यूनानी खगोल शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्प से पता चलता है कि मिनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनांडर का जन्म अलसंद द्वीप के काल सिंग्राम में हुआ था, ठीक है। अगला 33। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये चलाए थे इंडो ग्रीक। 34। निम्नलिखित कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे? तो बिम्ब कर्डफिसस। अगला, चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो कनिष्क। कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? तो कोई सुआंग। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर साकी मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो कनिष्क ने कराई थी। कनिष्क में बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, कनिष्क अपनी राजधानी स्थापित किया? तो ये किया था पुरुषपुर। रस चिकित्सा आविष्कार किससे ने किया? तो ये किए थे आपके नागार्जुन, ऑप्शन बी। ऑप्शन 40 क्वेश्चन, गंधार कला का विशेष प्रभाव रहा है? तो देखो रोमन और ग्रीक दोनों, ऑप्शन डी। गंधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क, ऑप्शन बी इज द कनिष्क। अगला है 42। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? तो लाल बलुआ पत्थर। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। अश्वघोष नागार्जुन पार्स तथा चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित है। अश्वघोष की रचना 3 मुख्य है, कौन कौन सी है? बुद्ध चरित्र, सौदरानंद है, शरीपुत्र प्रकरण है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र देखो, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। किससे? तो ये कुषाणों से संबंधित है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। चरक किस शासक के दरबार में था? तो ये थे कनिष्क के। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत की स्थापना की? तो शक संवत, ऑप्शन बी। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम है, हुविस्क है और वसुदेव द्वितीय है। तो सबसे पहले तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन ए। अगला है किस काल का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो यूनानी कला का। किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया था? तो कनिष्क ने। निम्नलिखित में से असत्य कथन पर का चयन कीजिए। तो भारत वर्ष में स्वर्ण सिक्के का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया। क्या था? असत्य कथन को गुप्त शासक ने रुपये नामक चांदी के सिक्के ढलवाए। ठीक है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए, ये भी सही है। भारत ने प्राचीनतम सिक्कों का कोई अभिलेख नहीं है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्ति किस पत्थर की बनाई जाती थी? तो लाल बलुआ पत्थर से। पेरिप्लस द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? एक अज्ञात यूनानी नाविक। पेरिप्लस कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात है? कोरकई। अगला है 58 हो गया। 59, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोंडुक के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक? तो अरिकामेडु, ऑप्शन ए। अगला है प्राचीन काल में, देखो अब इसका एक्सप्लेन। अरिकामेडु पेरिप्लस इरिथ्रियन सी का लेखक पौंडुके है, अतः ए होगा। जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर ताम्रलिप्त माना है। अगला है प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर का नालगोंडा जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात था? तो लोहा और इस्पात। ये इतना ही होगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इस मौर्योत्तर काल में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।